पर समाप्त किया जा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपको हमेशा दिक्कत होती है। आप आज याद करते हो तो सेट में अगर कल क्वेश्चन आए तो आप आंसर लगा पाओगे। अदरवाइज यही क्वेश्चन अगर आपके कुछ समय के बाद आते हैं तो दोस्तों फिर आपको वहाँ पर उसके आंसर्स में आपको दिक्कत होती है, आपको प्रॉब्लम होती है, आप उसके आंसर में उलझन में पड़ जाते हो कि इसका आंसर क्या होता है, जबकि आपको आंसर पता होता है। जैसे एज एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर दो ही लेंस होते हैं, सभी भाई हमारे जानते हैं जो कंपटीशन का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो सेट वगैरह लगाते हैं, लगभग उनको क्या प्रॉब्लम होती है वो खुद समझते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त आपकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है इसका आकलन हमें बहुत अच्छी तरह से है। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसके दो ही यहाँ पे लेंस होते हैं। एक हमारा होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। देखो मैंने अभी किसी का कोई उत्तर नहीं लिखा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। उसको पता है कि इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। अगर आज पढ़ के गया तो कल सेट में आंसर लगा सकता है, 2 दिन के बाद लगा सकता है, 3 दिन के बाद अगर आया तो लगा सकता है। परंतु यही प्रश्न अगर मेरे भाई 15 या 20 दिन के बाद आता है तो फिर वही कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है उसको कि अब इसका आंसर उत्तल लेंस होगा कि अवतल होगा। तो मेरे दोस्त जरा गौर करो, आपको यहाँ पे आज के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे जरा गौर करो, ये है निकट और ये है दूर। तो जरा आप एक बात बताओ कि इस निकट शब्द में और इस दूर शब्द में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? तो निकट और दूर में सबसे बड़ा शब्द कौन है? तो निकट वाला। तो दोस्त हम कहते हैं, और यहाँ पे एक बात बताओ, हमारे इस उत्तल की बात करते हैं और अवतल की बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन सा शब्द है? उत्तल है या अवतल है? तो मेरे भाई सबसे बड़ा शब्द यहाँ पर अवतल है और सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे उत्तल है। तो दोस्त और यहाँ पे बड़ा कौन है? निकट। और यहाँ पे छोटा कौन है? दूर। समझ पा रहे हो? तो हम कहते हैं कि बड़का को बड़का, छोटका को छोटका। बुझा रहा है ना? हाँ, बड़का के बड़का है ना। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बड़का को क्या देंगे? बड़का देंगे। जरा गौर करो, बड़का को क्या दिए? बड़का। और छोटका को क्या देंगे? छोटका। ठीक है, तो बड़का को बड़का, छोटका को छोटका। उसी प्रकार से हमारे कुछ भाई को दिक्कत ऐसी भी होती है कि सूची अनुसूची में हमेशा वो प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं कि वहाँ पे सूची में कितनी संख्या और अनुसूची में कितनी संख्या है ना। उनको पता या तो 3 होगा या तो 12 होगा, पर एग्जैक्ट क्या होगा उनको पता नहीं होता। तो जस्ट यही चीज़ यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। देखो, अनुसूची बड़ा कि सूची बड़ा? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे बड़का को क्या देंगे? बड़का देंगे। और छोटका को क्या देंगे? छोटका देंगे। तो बड़का को बड़का, छोटका को छोटका। अब यहाँ पे फिर आज के बाद आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर फिर इसके बाद भी दिक्कत अगर होती है तो फिर हमको आप कमेंट करके बताओ कि आपको फिर दोबारा ये दिक्कत हुई या नहीं हुई। चलो, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो आपने सूची देख ली। अब इस सूची को जब आपको पढ़ाया जाएगा तो मेरे दोस्त आपके भारतीय संविधान में जो 3 सूचियाँ हैं, इन 3 सूचियों में आपके कौन कौन से यहाँ पर सूचियाँ हैं उसकी भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जैसे संघ सूची, इसके बाद हम लोग बात करेंगे राज्य सूची, इसके बाद हम लोग बात करेंगे समवर्ती सूची। आपको बिल्कुल भी अपने माइंड को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताना है, बोर्ड पर लिखा हुआ, बोर्ड पर नहीं देखो। आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। आपके अंदर अगर ईमानदारी है और आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से क्लास कर रहे हो तो दोस्त इस बोर्ड को मिटा देने के बाद भी आपको ऐसा इमेजिनेशन, ऐसा फील होगा कि आपकी सारी चीज़ें आपके बोर्ड पर लिखी हुई आपको नज़र आ रही हैं। अरे जिस तरह से मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेता है ना, उसी तरह से आई शॉट लेना सीखो। जिस दिन आई से आई शॉट, जैसे विपक्षी के तुहनी ले लेता है ना आई शॉट, एक बार ले लिया, तुम तो हर समय दिखती हो, अरे चुट्टा, तोरा वही सब दिखबे करेगा। वही सब देखो काम आएगा। ओकरा देखेगा तो एग्जाम में अगर तोरा गलती से वो नज़र आ गया ना आँख बंद कैला के बाद, तो बाबू रे सब जितना है ना ये सब चला जाएगा। काहे कि एक मियान में 2 तलवार नहीं रख सकता है। तो ध्यान देना, तोरा एकरा रखना है कि ओकरा रखना है। एग्जामिनेशन में ई दिमाग पे आना चाहिए कि वो आना चाहिए। अगर ई एगो आ गया तो हो सकता है एक साथ 2-3 गो क्वेश्चन के आंसर और आ जाए। गलती से अगर वो आ गया ना रे बाबू, तो मेरे भाई जो तोरा दिमाग में जौनो है वो का हो जाएगा डिलीट। सरकारी धमाक तू क्या साल में बनेगा, अगर ये परिस्थिति रही तो तू खुद से डिसाइड कर लेगा। कोरोना इसी आपत मचैले है पाकिस्तान, ध्यान देगा। चलिए, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची,
यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं था। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं जब रेगुलर क्लासेस में देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि संघ सूची में यहाँ पे कितने विषय हैं। हम लोग बात करेंगे कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं और कितने विषय हैं, मुख्य विषय क्या क्या है ना। या हम लोग बात करेंगे समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है, मूल यहाँ पे कितनी थी और अब बढ़कर कितनी हो गई है ना। तो ये सारी चीज़ें रेगुलर क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगी और बिल्कुल भाई मेरे इजी तरीके से, चाहे वो आपके शब्द हो, चाहे वो आपके भाई मेरे कोई नंबर्स हो, कोई भी डेटा, कैसा भी डेटा हो मेरे दोस्त, आपके दिमाग पर बिल्कुल रहने वाला है, आपको कतई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्त बस अभी फिलहाल इतना दिमाग में रखो कि आपके सूचियों की संख्या कितनी है, 3, और 3 सूचियों में कौन कौन सी सूची है। तो मेरे दोस्त एक है आपकी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। अब आपके दिमाग पर मान लो ये क्वेश्चन और प्रश्न आ रहा है कि संघ सूची पर किसका अधिकार होता है। मेरे दोस्त आपकी 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, आगे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। रेगुलर क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि एक आपके केंद्र लेवल की सरकार होती है और एक आपके राज्य लेवल की सरकार होती है। केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और हमारे राज्य में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। हमारे केंद्र में कार्यपालिका के प्रधान के रूप में वहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे राष्ट्रपति को, वहाँ पे राष्ट्रपति नजर आते हैं, और यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं हमारे राज्यपाल वगैरह को और उपराज्यपाल वगैरह को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब ये सब क्या है, कैसे है, किस तरह से इनका प्रावधान किया गया, क्यों किया गया, क्या जरूरत पड़ी। आपने क्वेश्चन एक सुना होगा कि कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। फिर कहता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वहाँ पर आंसर लेता है प्रधानमंत्री। अब इन सवालों के पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, ऐसा क्यों कहा जाता है। एक तरफ कहा जाता है कि कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है, फिर कहा जाता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और कार्यपालिका की समस्त शक्ति प्रधानमंत्री में या मंत्री परिषद में निहित होती है। तो ये सारे शब्दों को आज बता करके हमें आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपके माइंड को हौच पौच नहीं करना है मेरे दोस्त। सारी चीज़ों का एक समय बना हुआ है, समय आने दो, सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखेंगी। आपको अनुच्छेद याद करने में दिक्कत होता है मेरे दोस्त, अनुच्छेद का भी एक व्यू आपको देंगे और ऐसे पढ़ाया जाएगा कि मेरे दोस्त आपको फिर वहां पर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने वाली। फिर आप देखोगे कि आप अनुच्छेदों को भी कितनी आसानी से याद कर पा रहे हो और आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों से अकॉर्डिंग कोरिलेट करके आपको चीजें बताई जाएंगी और आप यहां पर देखोगे बहुत ईजी तरीके से वो सारी चीज दिखेंगी। तो दोस्त हमने देखा सूची की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहां पर आपको हम बता देना चाहते हैं कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार। हमने कहा कि संघ सूची में आपके बहुत सारे विषय हैं, कितने थे अब कितने हैं, कितने की इंक्रीजमेंट हुई। राज्य सूची में कितने थे और कितने हो गए, समवर्ती में कितने थे कितने हो गए, वो सब हमारे बाद के क्लासेस का मैटर है। जब आपको नंबर का डेटा बताया जाएगा तो नंबर के डेटा में इन सबको निपटाने की एक बार में कोशिश की जाएगी। तो दोस्त आपको बस अभी फिलहाल के लिए इतना दिमाग पे रखना है कि हमारे संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार हमारे केंद्र को है। किसको है, केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को दिया गया है। अब यहां पे ये ऐसा क्यों है, किस तरह से है, आखिर ऐसा प्रावधान क्यों लिया गया, इसका क्या इतिहास है, प्रावधान लेने का क्या कारण, क्या रीजन है, यहाँ पे शक्तियों को बांट दिया गया, कैसे बांट दिया गया। तो मेरे दोस्त जब आपको संविधान के निर्माण के बारे में जब बताया जाएगा तो वहाँ पर हमारे कुछ स्रोत भी हैं, आपके अलग अलग प्रावधान। जैसे राष्ट्रपति के प्रावधान की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान आपसे पूछा जाता है कि किस देश से लिया गया, समझ पा रहे। ये सारी चीज़ें जैसे वहाँ पर आप कहते हो यूएसए की बात, वहाँ पर अमेरिका की हम लोग बात करेंगे, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के संविधान से ऑब्जर्व किया गया है, लिया गया है। और आपको पता है कि भाई मेरे
हमारा भारतीय संविधान, ऐसा इतिहासकार लिखने वाले ऐसे राइटर कहते हैं कि हमारा भारतीय संविधान, कुछ लोगों ने हमारे संविधान की आलोचना भी की है और उन्होंने यहाँ पर आलोचना क्यों की है उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा भारतीय संविधान हमारे अंग्रेजों के द्वारा लाए गए एक्टों के अकॉर्डिंग यहाँ बनाया गया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाई मेरे योगदान किसका है, तो भाई मेरे यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे भारत शासन अधिनियम 1936 की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वहाँ के 250 एक्टों को मामूली से परिवर्तन के साथ हमारे भारतीय संविधान में मिला लिया गया और बाकी और भी अदर देशों से कुछ प्रावधान यहाँ पर हमारे संविधान में लिए गए जिसके कारण कुछ लोग इसकी आलोचना करते और कहते हैं कि ये संविधान मेरे भाई ये उधार का संविधान है, परंतु उसकी परिस्थिति क्या थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न, ये सारी चीज़ें आपके क्लासेस में देखी जाएंगी। बेकार में टॉपिक बिल्कुल भटक जाएगा क्योंकि जब इंजन हमर गर्म होता है तो फिर कहाँ तक खींच देंगे कोई ठीक नहीं है ना, इसलिए जो टॉपिक है इसको समेटने की पहले कोशिश करते हैं। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, आपने देख लिया कि यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। आपने क्या देखा, हमारे संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो केंद्र को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य सरकार का है। समवर्ती सूची पर किसका है, तो यहाँ पर केंद्र प्लस राज्य, दोनों सरकारों का यहाँ पर वहाँ पे अधिकार देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेरे भाई, हमारे भारतीय संविधान में मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो हमारे मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी। कितनी थी, 14। मूल कितनी भाषाएं थी, 14। अब कितनी हो चुकी हैं, तो मेरे भाई ये भाषा अब वर्तमान में बढ़कर 22 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 22 हो चुकी है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, भाषा। मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी, 14। अब वर्तमान में कितनी हो गई, 22। डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, 8 का। इसका मतलब कि 8 भाषाएं क्या की गई हैं, अलग से जोड़ी गई हैं। तो मेरे भाई इन 8 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं जरा उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पे गौर करते हैं, एक व्यू हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बाकी इनका विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे रेगुलर क्लासेस में, देख लेते हैं। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहली जो भाषा यहाँ पर जोड़ी गई वो कौन सी भाषा थी, तो वह थी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा थी, सिंधी। जरा एक बात बताओ मेरे दोस्त, अब आपसे पूछता है कि सिंधी भाषा को कैवे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो मेरे दोस्त जरा एक बात बताओ, आपने सिंधी में स लिखा है कि नहीं लिखा है। तो मेरे दोस्त इस प्रश्न में ही आपका संविधान संशोधन छिपा हुआ है। जरा गौर कीजिएगा मेरे दोस्त, इसको मैंने बीच से हटा दिया, तो क्या आप इसको 21 कह सकते हो, जरा बोलो। मैंने कहा कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, आपका जीके जीस बिल्कुल आसान है, बहुत अच्छी तरह से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। और आप भी किसी को मेरे दोस्त बिल्कुल आसान तरीके, मैंने क्या कहा, किताब सब पढ़ सकते हैं परंतु आपको पढ़ना नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में ऑब्जर्व करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी माइंड में वो सारे फैक्ट्स रखने, ताकि एग्जामिनेशन में इसका डायरेक्ट फ़ायदा आपको मिल सके। तो मेरे दोस्त सिंधी भाषा को कैवें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब कब जोड़ा गया, तो यहाँ पर हम लोग उसकी भी बात करेंगे, परंतु देख लेते हैं जिस तरह से इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरे दोस्त कौन सा संविधान संशोधन कब किया गया, उसमें भी आपको कहीं पर हम कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। अब इसके बाद गौर कीजिएगा,
ये कितनी भाषा ऐड हुई, एक जरा गौर कीजिएगा, कहाँ तक का सफ़र करना है, 8 भाषाओं का हमें सफ़र करना है। अब इसके बाद जरा गौर कीजिएगा, एक कहानी बताते हैं। मेरे दोस्त, जब हम छोटे थे तो ज़रूरी नहीं कि आज हमार मम्मी कहती कि करनाल जो है तोता लेखा खड़ा है, देख पा रहे हो आप उस समय ऐसा नहीं था। जब हम जन्म लिए, जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय हमार नाक कुछ ऐसे था, ऐसे जकर नाक होता है नेपाली कहते को नहीं कहते हो, का कहते हो, नेपाली। अब बचपन में हमार नाक ऐसे था, मतलब नेपाली लिखा लो, जिससे लग रहा था कि नेपाली का लिखा है। तो दोस्त आप देखते होंगे कि बच्चा को लोग पैदा होने के बाद बड़ा तेल मालिश उलिश करते, एकदम नाक पकड़ पकड़ को ऐसे ऐसे करके खींच खींच के एकदम ओकरा इतना लंबा कर देते हैं, बुझा रहा है ना तो हमरो साथ ऐसे हुआ, खींचा होगा लोग पूरा, अब खींच के देखो आज एकदम थोड़ा लेखा कर दिया है, बुझा रहा है, मास्क लगाते तो ऐसे निकल जाता है चलो, तो दोस्त हमने क्या बोला कि बचपन में हम नेपाली थे। अब बचपन की जब अवस्था होती है तो मेरे दोस्त किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं समझ में आता। एक बचवा को अगर मेरे भाई सांपो अगर दे देगा तो ओकरा पकड़ के ऐसे 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 करके एकदम रख देगा, ओकरा कोची के ओकरा का बुझा रहा है कि वो सांप है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है चलो, तो दोस्त उसी प्रकार से कुछ ऐसी हालात मेरी भी थी। क्या थे, जन्म लेने के समय नेपाली थे। नेपाली के बाद मेरे भाई हुआ क्या कि एक बार कंकड़ वगैरह, देखते होंगे बच्चों लोग का आदत होता है कंकड़ वगैरह बहुत ज़्यादा वो लोग बटोरता है। तो मेरे दोस्त, मैंने भी कंकड़ इकट्ठा किया, पर उस कंकड़ में एक मणि था। क्या था, मणि। हमारा कुछ फर्क नहीं, हमारा तो वो मणि भी लग रहा था कि कंकड़ है, हमारा का कड़ी मणि और कंकड़ में क्या अंतर बुझा रहा है। कहाँ रख लेते, जेब में रख लेते, हम उठा के भर लिए पूरा एकदम, और कंकड़ में क्या था, मणि भी था। और उस समय बचपन में हम क्या थे, नेपाली। क्या थे, नेपाली, बुझा रहा है। तो जरा गौर करो, हम नेपाली थे तो नेपाली से होगा नेपाली, क्या होगा, नेपाली। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, कंकड़ भर ले थे तो कंकड़ से होगा कोंकड़ी, क्या होगा, कोंकड़ी। और इस कंकड़ में, कंकड़ के बीच में क्या था, तो एक बहुमूल्य वस्तु थी जिसका नाम था मणि। तो यहाँ पर बात करेंगे मणिपुरी। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो जरा एक बात बताओ, हम नेपाली थे तो यहाँ पर नेपाली हुआ। हमने पॉकेट में क्या रखा था, तो मेरे भाई कंकड़ रखा था, तो कंकड़ से होगा कोंकड़ी। और इस कंकड़ के बीच में क्या था, तो मणि था, तो मेरे दोस्त मणिपुरी। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। जरा भी आपके माइंड पर प्रेशर हम लगने नहीं देंगे, है ना, बिल्कुल इत्मीनान से सारी चीज़ें आपके माइंड पर होंगी। तो जरा गौर कीजिए मेरे दोस्त, हमने कहा कि पहली भाषा आपकी 14 मूल भाषा थी आपके संविधान में, बाद में ये 22 हो गई। कितने का डिफरेंस हुआ, 8 का डिफरेंस हुआ, और 8 में आपने 1 देख लिया। और यहाँ पर मेरे दोस्तों आपने कितना देख लिया, 3 देख लिया। 3 एक 4 भाषा हो गया। मतलब यहाँ पे हमारे 4 भाषा और दिखने वाले, और ये 4 भाषा भी आपको कोई दिक्कत नहीं करने वाले। तो दोस्त यहाँ पे हमने देखा सिंधी, ये क्या था, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये भाषा कैवें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो मेरे दोस्त ये 2 है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ये क्या है, 2। अब इस 2 को मैंने ऐसे था ना, थोड़ा सा ऐसे खींच के ऐसे कर दिया, और ये 1 का 1। तो मेरे दोस्त ये 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। और 21 से मैंने क्या बनाया, 71। और 71वें संविधान संशोधन के तहत भाई मेरे कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मेरे भाई हमारा जन्म कब हुआ। तो हमारा जन्म 1992 में, 1992। एकरा हटा दो। तो मेरे दोस्त अब हम लोग बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन। तो मेरे दोस्त इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं 92वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इतना तो समझ में आ गया कि 4 भाषाएं जोड़ी गई, मतलब 4 भाषाओं को संविधान में स्थान दिया गया।
तो भारतीय संविधान में 4 भाषा जो संविधान के लिए जो यहाँ पर इनको जो जगह दी गई संविधान में, ये कौन कौन सी थी? तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बोडो की, मैथिली की, संथाली की। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग कुछ भाषाओं की बात करेंगे, और इसको याद करने के लिए आप जब मैथ पढ़ते हो तो मेरे दोस्त मैथ पढ़ने के समय मेरे दोस्त जब आपने पिछले 1 2 3 4 5 जब आपने स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया होगा? बोर्ड मास। क्या बताया होगा? बोर्ड मास आपको बताया जाता है, ताकि आपको कैलकुलेशंस वगैरह के करने का क्या तरीका है वहां तक आपको कोई दिक्कत ना हो। पर आज स्थिति ऐसी है कि एक 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कैंडिडेट को आज भी बोर्ड मास बताया जाता है, क्योंकि मेरे दोस्त आज भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि बोर्ड मास से रिलेटेड अगर आपको दे दिए जाए तो आप उसका आंसर करने में काफ़ी समय लगाते हो। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आज का जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर है तो दोस्त तभी आप इस भीड़ से निकल सकते हो, अदरवाइज अगर टाइम मैनेजमेंट पर आप काम नहीं करते तो दोस्त फिर आप रिजल्ट से अपने काफ़ी दूर, कोसों दूर खड़े हो। आज आप जो मैथ बना रहे हो, आपके मैथ बनाने की आवश्यकता एक मैनेजमेंट टाइम के अंतर्गत होनी चाहिए। आप किसी भी मैथ को मेरे दोस्त अगर सॉल्व करने पर आ जाओ तो उसको 2 घंटे में भी सॉल्व किया जा सकता है। आप मैट्रिक में उसी मैथ को काफ़ी समय में सॉल्व करते थे, 8th क्लास में काफ़ी समय में सॉल्व करते थे। आप जो है कि 11th क्लास में आपने सॉल्व किया, इंटर में आपने सॉल्व किया, मेरे दोस्त उसको सॉल्व करने में समय लगता था और वो समय देने की शुरू से आदत आपको पड़ी हुई है। परंतु 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहता है कि आपको एक लिमिट टाइम के अंदर आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हुआ तभी जा करके मेरे दोस्त आप रिजल्ट ले सकते हो। अदरवाइज अगर टाइम मैनेजमेंट आपने अभी तक अगर नहीं किया है तो दोस्त फिर आपका रिजल्ट बहुत मुश्किल है। तो टाइम मैनेजमेंट सीखिए। आप कोर्स को कंप्लीट मत कीजिए। अगर आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ में आप कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप टाइम मैनेजमेंट पर काम करो और उस क्वेश्चन को जो आपने 1 घंटे में बनाया था कोशिश करो कि उस समय को रिड्यूस किया जाए। आज के डेट में लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, आज सारे नोट्स बने हुए। मैं किसी के पढ़ाने के तरीके पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, बस ये बता रहा हूँ कि हमारे जो भाई इस चीज़ को देख पा रहे हैं, आप अगर रिजल्ट चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। अगर आप सेट लगा रहे हो तो सेट 1 घंटे का लगा रहे हो तो मेरे दोस्त 1 घंटे का ना लगा करके उसको आप 15 मिनट या 10 मिनट कम लगाओ, ताकि वो 10 मिनट का जो अंतर हो आप वहाँ पे ऑफलाइन वो आपका टेस्ट लगा रहे हो, आप ये सेट लगा रहे हो। परंतु इसी एग्जामिनेशन को जब आप ऑनलाइन दोगे तो वहाँ पर तो मशीन और लैपटॉप होगा। मेरी बात समझ पा रहे? वो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा। तो ये 10 मिनट का जो अंतराल है आपका ये हेल्प करेगा। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अगर ये सारी चीज़ें अगर आप इन सभी फील्ड को अगर आप फुलफिल करते हो तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द हो सकता है। अदरवाइज मेरे दोस्त आप भीड़ में दौड़ते रहो और इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। अगर इस चीज़ को आज से फॉलो करना शुरू कर देते हो, टाइम मैनेजमेंट अगर आज से शुरू कर देते हो तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द हो सकता है। अदरवाइज इस चीज़ को किए बिना मेरे दोस्त आपका रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता है। तो आज नहीं तो कल आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही है, तो क्यों ना आज से ही हम शुरू कर दें। तो टाइम मैनेजमेंट पर थोड़ा फोकस कीजिए, है ना। तो दोस्त ये बोर्ड मास आपको सिखाया जाता है। तो दोस्त हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बोडो, डोगरी, टोकरी ना इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैथिली, हम लोग बात करेंगे संथाली। मेरी बात समझ पा रहे? तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग कुछ भाषाओं की बात करेंगे जिसमें हमने क्या कहा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषाएं ऐसी हैं जिनको 92वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, तो भारतीय संविधान में इन भाषाओं को जगह दी गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। मेरी बात समझ पा रहे? अब चलिए जल्दी से इन चीज़ों को रिकैप लगाते हैं और फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको संविधान की एक झलक का एक पार्ट देंगे जिसमें
अनुच्छेदों को बताया जाएगा कि आप कितनी आसानी से याद कर सकते हो, उसकी भी एक झलक दी जाएगी। काहे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का लिखा कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाता है या कुछ भी करता है तो हमने क्या कहा कि अगर वो चोट्टा मिठाइयों लेने गया है ना तो वही कैलकुलेशन करता है। इसलिए मेरे दोस्त कंपटीशन का लिखा हर जगह फूक फूक के कदम रखता है। तो दोस्त उसके मन में यही चल रहा होगा कि बहुत सारी संस्था आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो ये संस्था केवल कहने की है या फिर ऐसी ही है। तो दोस्त इन सभी चीज़ों को आप इन सभी वीडियोस को देखकर पता लगा सकते हो। अगर फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई हेजिटेशन है तो घबराओ नहीं, आपके वेबसाइट्स में जो आपके जो क्लासेस होंगी तो उसमें भी कुछ ऐसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसमें पहले आपको यकीन हो जाए कि ये संस्था आपके लिए ज़रूर बेहतर कर सकती है। जो पुराना हमारा कैंडिडेट है, जो ऑफलाइन का कैंडिडेट है, वो तो जानता ही कि मेरे पढ़ाने का और उसके समझाने का और उसके दिमाग पर फिर कैसे किया जाए वो बेहतर तरीके से जानता है। परंतु हमें यहाँ पर नए कैंडिडेट हमारे बहुत सारे भाई हैं, तो उनके बीच भी हमें कहीं ना कहीं एक विश्वास बनाने की आवश्यकता है कि आपको कहीं भी जीके जीएस आप पढ़ो, अगर वो चीज़ें आपके माइंड में लंबे समय तक रह पाती हैं तो वो संस्था आपकी बेहतर है। आप उसको ज्वाइन करो, उस संस्था को आप कंटिन्यूटी के साथ आप उसके साथ बने रहो। तो दोस्त यहाँ पर हम देखेंगे, चलिए रिकैप लगाते जल्दी से। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हमारी संविधान के बारे में हमने क्या कहा कि संविधान एक लिखित नियमों की किताब है। हमारे संविधान में कई एलिमेंट्स हमने देखे। आपको बताना है कि हमारे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, आपको बताना है, आंसर आपको देना है। हमारे भारतीय संविधान में, मूल भारतीय संविधान में, जो हमारा भारत का मूल संविधान था, उसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी ये आपको बताना है, 395। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अनुच्छेदों के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो भारत का है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि भारतीय संविधान लिखित है या अलिखित है, तो हमने कहा कि संविधान निर्माण के लिए मेरे भाई यहाँ पे संविधान सभा का गठन किया गया और हमने कहा कि यहाँ पे जो भी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया है वो संविधान आपका लिखित संविधान है। हमने क्या कहा कि संविधान निर्माण के लिए यदि संविधान सभा का गठन हुआ है तो वैसा संविधान आपका एक लिखित संविधान है, और जिस संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन नहीं हुआ मेरे दोस्त वैसा संविधान आपका अलिखित संविधान है। तो बताओ हमारे देश के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो हमारा जो भारतीय संविधान है ये लिखित है कि अलिखित है? लिखित है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे भारत के लिखित संविधान होने की प्रेरणा किस देश से ली गई है, कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही बना, उसकी भी हम लोग रेगुलर क्लासेस में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर आगे बढ़ते हैं तो और भी फैक्ट्स हमने देखे। हमने कहा कि हमारा भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 14 नवंबर नहीं, ये अंतिम शस्त्र चला था 14 नवंबर से लेकर के यहाँ पे 26 नवंबर की हमने बात की थी, तो वो अंतिम शस्त्र। और उसी अंतिम शस्त्र में एक सबसे संविधान सभा के संविधान के निर्माण के पश्चात एक बैठक की गई थी जो अंतिम बैठक थी, जिसमें राष्ट्रपति का वहाँ पे प्रावधान देखने को मिलता है ना, हमारे राष्ट्रीय गान वगैरह का प्रावधान देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो दोस्त यहाँ पर हमने क्या कहा कि हमारा भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। और हमने कहा कि आपसे प्रश्न क्या पूछता है कि बनकर तैयार हुआ नहीं पूछता है, आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान कब अधिनियमित किया गया, आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान कब आत्म अर्पित किया गया। तो मेरे दोस्त आत्म अर्पित, अधिनियमित, अंगीकृत, इन तीनों शब्दों का एक ही मतलब है कि हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949। और 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद इस संविधान को पारित किया गया। और इसके बाद पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो मेरे दोस्त अगले साल वहां पर हम लोग बात करेंगे। 46 के बाद अगला साल कौन सा होता है, 47 होता है। और 26 जनवरी 1950 की हम लोग बात करेंगे, जबकि सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने 1930 में ही मना लिया था। उसकी भी चर्चा रेगुलर क्लासेस में हम लोग करेंगे। हमने कहा है कि एक दिन में पूरा संविधान खत्म नहीं किया सकता। अरे दोस्त हमने कहा कि हम उछल देंगे पर आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। भाई मेरे खाना उतने खाते हैं कि जितना
ऑब्जर्व कर सके। अब गला तक तू कोच कोच के खा लेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा पचने में भी। तो दोस्त थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हमने देख लिया अंगीकृत, आत्मर्पित, अधिनियमित, ये सब कब किया गया, कितने सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद, 284। अब यहाँ पे 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद हम लोग ने यहाँ पे कहा कि उसको पारित किया गया। अब आप जब अनुसूची आप 9 पढ़ोगे, एक्ट पढ़ोगे, तो अनुसूची 9 में 284 एक्ट ऐसे हैं जिसके प्रति कोई क्लेम आप नहीं कर सकते हो, मतलब इसकी वैधानिकता को आप किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दे सकते। ये 284 एक्ट ऐसे हैं। जैसे कि मैंने आपको अनुसूची बताया कि अनुसूची आपके मूल 8 थे, उसके बाद मेरे भाई वर्तमान में आज 12 हैं। तो आज जो आप अनुसूचियों को आप देख पा रहे हो 9, 10, 11, 12, ये अनुसूचियां कहीं ना कहीं किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं और कहीं ना कहीं किसी की सरकार में जोड़ी गई हैं। तो अगर ये 9वीं अनुसूची आई तो इसका क्या कार्य था, क्या इंपॉर्टेंस इसका है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। 10वीं अनुसूची अगर आई तो उसमें क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत पड़ी, क्यों लाया गया, किसकी सरकार में लाया गया, कब लाया गया, कैवे संविधान संशोधन के तहत लाया गया, ये सारी चीजें आपके भाई मेरे माइंड पर रहने वाली हैं, बस उनको आने दीजिए। तो दोस्त यहां पर आपने क्या देखा कि 284 सदस्य थे और यहां पर आपने देखा कि 284 यहां पर क्या है, तो कुछ 284 एक्टों की बात करेंगे और इन एक्टों के लिए भाई मेरे कहीं ना कहीं आप किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं कर पाएंगे, इनकी वैधानिकता को कोई चुनौती नहीं कर सकते हैं। ये क्या है देखेंगे। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कुछ वेरिएशन ऐसे हैं जो एक तीर से, आपने कभी सुना है ना, एक तीर से 2 निशाना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे आपको पता है कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो मेरे दोस्त 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्त इसकी हम लोग बात करते हैं कि पूरे विश्व में ये इतना हमारा क्षेत्रफल भारत का है। जो आप भारत का ये आप जो भूभाग आप देखते हो, ये भारत का जो भूभाग आप देखते हो, इस प्रकार से आगे देखेंगे हम लोग, तो इसका क्षेत्रफल इतना है जो कि पूरे विश्व का 2.42% है। हमने कहा है कि एक तीर से 2 निशाना, तो जहां 2 निशाना लगने वाला है, जहां 3, 4, 5 जो भी निशाने लगने वाले, इसके लिए हमारी टीम ने पूरे अच्छे तरह से काम कर लिया है। कैसे एक तीर से 2 निशाना लगाया जा सकता है, इन सभी चीजों को देख लिया गया। जैसे हमने कहा कि 284 सदस्यों के पश्चात हमारे संविधान को पारित किया गया, कब, 26 नवंबर 1949 को। और हमने कहा कि जो 9वां अनुसूची है जिसमें एक्ट है, वहां पर हम लोग बात करें 284 ऐसे अधिनियम है जिनकी वैधानिकता को चुनौती आप नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का 2.42% होता है। और फिर एक फिजिक्स से क्वेश्चन पूछता है कि मेरे भाई हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो मेरे दोस्त मैंने कहा एक तीर से 2 निशाना, है ना, बुझ रहा है ना, हाँ, कितना तो कुछ और बुझता होगा बहुत सारा है डिस्टर्बिंग एलिमेंट। तो दोस्त यहाँ पे हमने कहा कि